वेलकम बैक टू DAV ई लर्निंग क्लासेस। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में थी, उसमें हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल पर चर्चा की थी कि इस सत्र में हम भारत के भूगोल में क्या सिलेबस पढ़ेंगे और उसी के अनुसार जो आज हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का नामकरण कैसे हुआ, नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, और विश्व भूपटल पर जो भारत की लोकेशन एंड एक्सटेंट, स्थिति और विस्तार क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नामकरण। आप जानते हो कि भारत को प्राचीन समय में आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया नामों से जाना जाता है। अब बात आती है कि भारत के ये नाम कैसे और किस आधार पर रखे गए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें आर्यावर्त की, तो आर्यावर्त भारत को प्राचीन काल में कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में आर्य निवासी निवास करते थे, या आर्य जाति के लोग निवास करते थे, और उसी वजह से भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। उसके पश्चात आर्य जाति के क्षेत्र में उनकी जनसंख्या में धीरे धीरे विस्तार हुआ, और उनके शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष रखा गया। इसके पश्चात हम बात करें कि पुराणों की बात करें, तो पुराणों में जिस स्थलखंड पर भारत अवस्थित है उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। और ये जम्बू द्वीप का विस्तार उत्तर में साइबेरिया तक था, और जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में भारत अवस्थित था। इसी के पश्चात जो वैदिक आर्य थे, उनका निवास स्थान सिंधु नदी की घाटी में था। और इसे जो सिंधु नदी की घाटी है, इस घाटी को ईरान के निवासी या हम ये कहें ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा, यानी कि जो सिंधु घाटी है उसको ईरानियों ने, या जो ईरान के निवासी थे, उन्होंने हिंदू नदी कहा। और इस देश को जहां हिंदू नदी बहती है उसे हिंदुस्तान का नाम दिया। इसके साथ साथ
अगर हम बात करें इसके पश्चात, तो भारत का नाम सिंधु नदी पर अधिक आधारित है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी को ईरान के निवासी हिंदू नदी कहते थे, और जहाँ ये नदी बहती है उसको हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। और इसी के साथ साथ यूनान के लोग और रोम के लोग, यानी यूनानी और रोमन वासी, इन्होंने सिंधु नदी को क्रमशः इंडोस और इंडस नदी के नाम से संबोधित किया। यानी कि जो यूनान के निवासी थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस नदी कहा, और रोमन निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से संबोधित किया, और इसी के आधार पर भारत का नाम इंडिया रखा गया। तो भारत को प्राचीन काल में आर्यवर्त, उसके पश्चात आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष, उसके पश्चात ईरान के निवासी सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और जो जहाँ ये नदी बहती है उसे हिंदुस्तान कहा। उसके पश्चात इंडिया नाम आया। इंडिया नाम दिया यूनान और रोम के निवासियों ने। इन्होंने सिंधु नदी को, यूनान के लोगों ने इंडोस कहा, और रोम के लोगों ने या रोमन वासियों ने इसे इंडस कहा, और उस आधार पर इसका नाम रखा गया इंडिया। तो ये तो था भारत का नामकरण। अब आती है बात कि भारत की अवस्थिति और विस्तार। अगर हम इसकी अवस्थिति और विस्तार की बात करें, लोकेशन एंड एक्सटेंट, अवस्थिति को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपने पीछे के क्लासों में +1, +2, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में पढ़ा है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है, और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांशों की कुल संख्या 180, 90 नॉर्थ लैटिट्यूड और 19 साउथ लैटिट्यूड, यानी कि 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश। उसी प्रकार देशांतर रेखा की बात करें तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है, और दो समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। तो इस आधार पर हम भारत की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। और हम देशांतर की बात करें तो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो पूर्वी भाग है यहां 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमने देखा
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और पश्चिम से पूर्व जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच विस्तृत है। अब बात करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इन दोनों के जो बीच की दूरी है, उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी दूरी कितनी है? तो ये दूरी 3214 किलोमीटर है। यानी कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर जो भारत की दूरी है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। अक्षांश देशांतर आगे उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर। अब बात आती है जो ये भारत का स्थलखंड है, मैप में आपको दिखाई दे रहा है, जहां 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है, यहां कौन सी जगह है? तो यहां है कन्याकुमारी। स्थलखंड का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी से लेकर जो उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट के पास, यह है इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है और उत्तरी भाग जो हमारा लास्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल, जहां 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश आता है। इसी प्रकार हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और गुजरात का कौन सा स्थान है जो जहां से भारत शुरू होता है उसे कहते हैं गौर माता। गौर माता, या इसको सर क्रीक भी बोल सकते हैं। गौर माता से लेकर पूर्वी भाग यहां अरुणाचल प्रदेश, और इसका जो स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का उसको बोलते हैं किबिथु। यहां किबिथु पूर्व से पश्चिम जो विस्तार आता है उसको बोलते हैं गौर माता। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक ये तो हमारे स्थलीय भूभाग का दक्षिणी बिंदु था, लेकिन सुदूर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपको पता है भारत के कुछ द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। तो द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ का जो सबसे लास्ट बिंदु आता है वो है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट मुख्य स्थल भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु द्वीप समूह पर अवस्थित है वो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसके साथ साथ इसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तो था हमारा उत्तर दक्षिण विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, पश्चिम पूर्व देशांतरीय विस्तार और किलोमीटर में दूरी। अब बात करते हैं जो भारत का स्थलखंड है इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर इस क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो ये संपूर्ण विश्व के 2.42% भाग है। यानी कि संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% भाग भारत में अवस्थित है। या हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है जो विश्व का 2.4% भूभाग पर अवस्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें कि भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है सबसे बड़ा देश रूस, सेकंड कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत का स्थान आता है। एक बार फिर से, सबसे बड़ा रूस, सेकंड कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत, जो संपूर्ण विश्व के 2.42% भाग पर विस्तृत है। कुल क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 वर्ग किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब इसके बाद बात आती है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। यानी कि यहाँ से शुरू होकर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र होते हुए वापस इस स्थान पर आते हैं, तो ये लंबाई कितनी है और इसमें स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। तो स्थलीय सीमा की मतलब वो होता है कि हमारी जो सीमा रेखा है उसके साथ स्थलखंड कितना है और जलीय भूभाग कितना है। तो गुजरात से लेकर यहाँ तक जो ऊपर का भाग है वो लगभग सारी स्थलीय भूमि है, स्थलीय सीमा रेखा मानी जाती है। और जो नीचे जो समुद्री भाग से घिरा हुआ है, पश्चिमी भाग अरब सागर से, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से और दक्षिणी भाग हिंद महासागर से घिरा हुआ है, उसको हम हमारी जलीय सीमा कहते हैं। तो हम इसमें इसकी बात करें तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर। जलीय सीमा स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर है, ये भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। अगर हमारे द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की सीमा रेखा दोनों काउंट करें तो ये सीमा रेखा होती है 7516.6 किलोमीटर। यानी कि द्वीपों सहित जो जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है। और कुल सीमा की बात करें तो ये कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। यानी कि भारत देश की जो सीमा रेखा है, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, जो द्वीप समूह सहित कुल सीमा आती है 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, 7,516.6 किलोमीटर जलीय सीमा इसके अंतर्गत आती है। अब बात आती है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आप जानते हो विश्व भूपटल को, या उसे हम कह सकते हैं ग्लोब को, दो गोलार्धों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाएं होती है, पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखा होती है। तो इसमें 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। उसके पश्चात जो उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। यानी कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यहाँ से लेकर पश्चिम से पूर्व तक, क्योंकि अक्षांशों का विस्तार पश्चिम से पूर्व, देशांतरों का विस्तार उत्तर से दक्षिण होता है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से निकलती है? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके अलावा एक और रेखा भारत से गुजरती है जिसको कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। जैसा कि आप जानते हो, संपूर्ण विश्व में जो समय निर्धारित किया गया है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर सभी देशों में समय का निर्धारण किया गया है। और भारत में जो समय रेखा निर्धारित की गई है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये रेखा भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको भारत ने मानक समय रेखा मान रखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये रेखा भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। ये तो थी भारत की स्थिति, विस्तार, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, अक्षांश, देशांतर। अब बात आती है भारत का प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन। तो आप सभी जानते हो कि भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्यों में विभाजित किया गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन, द्वीप और दादर और नागर हवेली, पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको और लक्षद्वीप में इसको विभाजित किया गया है। यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विभाजन कर रखा है। ये प्रशासनिक दृष्टि से इसका विभाजन है। तो आज हमने भारत का नामकरण, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा एक बार बताता हूँ,
कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो उत्तर में इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिम में गौर माता गुजरात से लेकर पूर्व में किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2933 किलोमीटर में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। तो ये था भारत की स्थिति और विस्तार। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।